वेलकम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में अभी तक हमने मैटर की प्रॉपर्टीज, उसके क्लासिफिकेशन, केमिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, पर अभी तक हमने एटम के बारे में नहीं पढ़ा था। क्योंकि जब तक हम फिजिकली भी अगर क्लासिफाई करें तो मेटल्स में जो हमारे पास एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स आ रहे हैं, वहां कभी एटम की अभी हमें जरूरत पड़ी नहीं थी। इसीलिए हमने उसको इस मोमेंट के लिए बचा के रखा कि जब हम कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स या फिर मिक्सचर्स को पढ़ना शुरू करें तब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी एटम और उसके स्ट्रक्चर को समझने की। तो इसीलिए आज हम अपनी 6th लेक्चर में लेके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये वीडियो बहुत ही बेसिक एक आइडिया देगी आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो सेक्शन मैंने यहाँ लिखा है ये 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो या फिर आपके पास एसएससी, सीजीएल, एफकैट, यूपीएससी। इनफैक्ट हमारे पास यूपीएससी और आईएएस के भी जो क्वेश्चंस अगर उसमें साइंस के से कुछ पार्ट आएगा तो उसमें क्योंकि डिस्कवरीज और इन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये वाला पार्ट वहां से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक ब्रीफ दिया था कि एटम जो इसे हम सबसे छोटा यूनिट मानते हैं हमारे मैटर का, उसके अंदर क्या होगा, सबसे अंदर होगा न्यूक्लियस। तो आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस तरीके से एटम को बनाया और इसको मैंने पूरा शेड कर दिया था जो बता रहा था कि वो क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, राइट। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होगा E नेगेटिव, प्रोटॉन का सिंबल होगा P पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के लिए हम खाली N या N पर 0 भी लिख सकते हैं। तो पहले एक बार इसको स्टडी करते हैं, बिकॉज अगर ये समझ लिया तो और क्लासिफिकेशन समझ ली तो ऑलमोस्ट आपको केमिस्ट्री जो है वो समझ आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद ये फाउंडेशन है। अगर ये अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो इसके बाद की जो लेयर्स होंगी वो काफी इजीली आप उसे ग्रास्प कर पाएंगे और उनको पढ़ते हुए कभी आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा बेस वीक है। ठीक है, अभी देखें एटम सबसे छोटा यूनिट है मैटर का और एटम के अंदर दो चीजें होंगी, सबसे पहला न्यूक्लियस और दूसरा शेल्स। इन्हें हम ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, राइट। तो अभी देखें न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड होगा। इसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो ओवरऑल जो चार्ज बन के आता है वो पॉजिटिव चार्ज बन के आता है। ये क्वेश्चन पिछले 10 साल से आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मास रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस। सो वी विल से ओवर 99.9% ऑफ चार्ज सॉरी 99.9% ऑफ मास of the atom resides into the nucleus, right? हाँ, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कि न्यूक्लियस का पता कैसे चला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता कैसे चला, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में जो था वो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हमारे पास आया। उसी ने हमें बताया कि अगर हम अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड फॉइल से टकराते हैं या उस पर प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स तो हल्का सा डिफ्लेक्ट होकर दूर चले जाते हैं। अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है तो अगर डिफ्लेक्शन हो रही है तो हमें पता है कि जो सेम तरह की चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल। तो वहीं से पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जब आप उसको उसके पास से निकालेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट जगह पर फोर्स लगाएंगे। तो क्योंकि डिफ्लेक्शन थोड़ी थी तो ऐसा पता चला कि जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। फिर कहता कुछ जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो उस फॉइल में बहुत ही ज्यादा डिफ्लेक्शन शो हुआ नियर द सेंटर। जब वो सेंटर के आसपास आए तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होनी शुरू हो गई और वन ऑफ द फ्यू पार्टिकल्स रीबाउंडेड इट्स पाथ, अपना उसने पाथ वापस मोड़ लिया, यानी कि जिस पाथ से आ रहा था वहीं पे रीबाउंस हो गया। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करता है और ये एरिया एटम के कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा है। तो अगर आप इसे सोचें कि फुटबॉल का ग्राउंड अगर एटम का आउटर पेरीमीटर है और आपने उस ग्राउंड के सेंटर के अंदर अगर एक
मटर का दाना या पी रख दिया तो वो एक सिंगल जो पी का साइज है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा, और इस स्टेडियम का जो पेरीमीटर है वो आपके शेल्स या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होगा, सेंटर में लोकेटेड होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और 99.9% ऑफ मास जो है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाहर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक डेफिनेट एनर्जी लेवल में रोटेट करते हैं, जिन्हें हम शेल्स या फिर ऑर्बिट्स कहते हैं। तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का क्या मतलब है? अकेला अकेला एक एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी लेवल दूसरे एनर्जी लेवल के साथ कोइंसाइड नहीं करता, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी। तभी हम बचपन से यही लिखते आए हैं कि अगर वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाना चाहता है तो मुझे उसे एनर्जी देनी होगी, और जब वो हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में आएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। यानी कि एटम के इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी देंगे तो वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, और जब कभी वो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी रिलीज करते हुए ऐसा होगा। फिर तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स या शेल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी तरह के एग्जाम्स के लिए, जिसमें वो पूछते हैं कि एक पर्टिकुलर शेल के अंदर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2n²। यहाँ पर n की वैल्यू हम k, l, m, n, o, p, q, r इसके हिसाब से अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो जैसे k के लिए हमने ले ली 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4, ऐसे k, l, m, n, o, p, तो यहाँ पर हम जो है वो 5 और 6 भी वैल्यूज इसमें ले सकते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूला में डाल के देखें तो 2, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 into 2 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 into 2 कितना हो गया 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डबल कितना हो गया 32, 5 का स्क्वायर होगा आपके पास 25, 25 का डबल कितना होगा 50, 6 का स्क्वायर आपके पास कितना होगा 36, 36 का स्क्वायर डबल कितना हो जाएगा 72, एंड सो ऑन। आप बता सकते हैं कि किस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट हाँ उसके अंदर कुछ छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट जरूर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जैसे हमने बताया कि आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा, और शेल्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं कंपैरिजन के लिए भी, उसे देखते हैं। सबसे पहले इसे थ्योराइज किसने किया? देखिए साइंस जो है या जो भी हमारा फील्ड है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये एक ही दिन में नहीं बन गई। इसमें अलग अलग लोगों ने थ्योरी दी, उसके ऊपर वर्कआउट हुआ। कई बार ऐसा भी हुआ जो थ्योरी देता हुआ थ्योरी देने की ड्यूरेशन में ही उसकी डेथ हो गई, तो किसी और ने उसको थ्योरी को फॉलो अप किया और किसी रिजल्ट को कंक्लूड किया। तो इसीलिए ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी, सीजीएल, सेंटर या स्टेट जॉब्स के लिए। तो थ्योरी में अगर हम देखें तो किसने थ्योराइज किया? जी स्टोनी 1874 में। डिस्कवरी किसने किया? जे थॉमसन ने 1897। बिकॉज ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्कूल वालों के लिए ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कॉम्पिटिटिव के लिए ईयर्स मस्ट हैं। मास 9.1 into 10⁻³ kg, तो बहुत ही हल्का है। चार्ज, अब यहाँ पर हम लिखते हैं 1.6 into 10⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से नेगेटिव चार्ज को। अगर हम प्रोटॉन के बारे में देखें तो इसे थ्योराइज किया विलियम ब्राउट ने 1886 में। इसके डिस्कवरी में दो नाम आते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझ लिया तो लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि गोल्डस्टाइन कब लिखना है और अर्नेस्ट रदरफोर्ड कब लिखना है। देखिए डिस्कवरी में हमारे पास कहता उसे H पॉजिटिव आयन की तरह से जिसने डिस्कवर किया वो थे ई गोल्डस्टीन, ईयर 1886। पर इसको अलग किसी न्यूक्लियाई में एज अ प्रोटॉन कब देखा गया? वो देखा गया 1917 और 1920 के बीच में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा। राइट, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाएगा। तो ऐसे ही हम देखते हैं सेल में भी, बायो में भी हमारे पास ऐसे कंफ्यूजन है कि ल्यूवेनहुक और रॉबर्ट हुक दोनों ने ही सेल को देखा। तो एक ने कॉक की फॉर्म में देखा जो डेड होगा, और एक ने लिविंग की फॉर्म में देखा। वैसे ही यहाँ पर भी दो नाम हमारे लिए एसोसिएटेड होते हैं प्रोटॉन के साथ। पहला जिसने उसे सिर्फ H पॉजिटिव की शेप में देखा, जैसे ई गोल्डस्टीन, और उसके बाद किसी और न्यूक्लियाई जैसे आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, फिर और जितने भी हम एलिमेंट्स हैं उनमें कैसे प्रेजेंट होता है, तो वहां पर हम देखेंगे कि
अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम आएगा। मास 1.672 into 10⁻⁻27 kg। चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम सेम ही लिखेंगे 1.6 into 10⁻19, बट क्योंकि प्रोटॉन है तो उसके साथ हम पॉजिटिव लगा देंगे। न्यूट्रॉन को जो थ्योरी दिया वो दिया हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 में, डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने 1932 में। मास इसका होगा 1.674 into 10⁻⁻27 kg और चार्ज हमारे पास कितना होगा इसका 0। ये टॉपिक इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जब भी हम एलिमेंट और कंपाउंड की बात करेंगे तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि एटम और एटम मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, वन इज एलिमेंट एंड द अदर इज कंपाउंड। इसीलिए मैंने एलिमेंट और कंपाउंड को ब्रीफ में जाने से पहले ये लेक्चर रखा है ताकि अब मैं अगर आपको एलिमेंट कराऊं तो आपको अच्छे से समझ आए कि एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड क्या होगा और कंपाउंड में एसिड, बेस या फिर सॉल्ट क्या होगा। हम कैसे उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और ये आपको पता चला होगा कि कंप्यूटेशन के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ हमें कंफ्यूजन हो सकती है और उन कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है। राइट, बाकी के वीडियोस के लिए देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, लाइक भी करें वीडियोस, और हम आगे भी आपको ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे। अच्छा तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको साइंस समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच।